हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ लिया। पिछले लेक्चर में हमने शेयर स्ट्रेंथ के फैक्टर्स, शेयर स्ट्रेंथ को डिफाइन किया और शेयर स्ट्रेंथ किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है उन फैक्टर्स के बारे में जाना। 3 फैक्टर्स हमने देखे, कोहेजन, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन और इंटरलॉकिंग। एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन नहीं, अभी फिलहाल में उसको फ्रिक्शन ही जानिए। तो हमने 3 फैक्टर देखे। पहला क्या देखा? कोहेजन, दूसरा देखा फ्रिक्शन और तीसरा देखा इंटरलॉकिंग। हालांकि फिर हमने फाइनली इस बात पे कंक्लूड किया कि इंटरलॉकिंग पे हम डिस्कशन नहीं करेंगे। इंटरलॉकिंग आज है, कल नहीं रहेगी सॉइल के अंदर में। तो ऐसी कोई चीज जो टेम्परेरी है उसके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन या बहुत ज्यादा एनालिसिस उसको लेकर नहीं किया जाना चाहिए। तो हमारे पास 2 ही फैक्टर्स हैं जिसपे हमारे सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी, दैट इज द कोहेजन ऑफ द सॉइल और दूसरा है फ्रिक्शन ऑफ द सॉइल। और यही कोहेजन और फ्रिक्शन, क्योंकि कोहेजन और फ्रिक्शन सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ को अफेक्ट कर रहे हैं, तो हम इस कोहेजन और फ्रिक्शन को नाम देते हैं शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स। क्या नाम देंगे? कोहेजन और फ्रिक्शन को शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स, क्योंकि ये 2 ऐसे प्रॉपर्टीज है जिस पर या जिन पर सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ डिपेंड कर रही है। तो द फैक्टर्स ऑन विच द सॉइल is the shear strength of the soil is depending are cohesion and friction। इसीलिए कोहेजन और फ्रिक्शन को हम shear strength पैरामीटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? shear strength पैरामीटर्स। आगे और भी बात करेंगे इस बारे में। अब ये बात करते हैं हम कि ये जो कोहेजन है और ये जो फ्रिक्शन है, किस सॉइल का, भाई 3 प्रकार की सॉइल के बारे में हमको बात करनी है। ग्रेवल की बात तो खत्म ही कर दी हमने, मैंने पिछले लेक्चर में आपसे बोला था कि ग्रेवल के बारे में अब कोई डिस्कशन नहीं होगा। अब जो डिस्कशन होगा वो होगा सैंड के बारे में, क्ले के बारे में और सिल्ट के बारे में। तो अब क्वेश्चन ये है कि भाई चाहे कोई सी भी सॉइल हो, सैंड हो, सिल्ट हो, क्ले हो, इन सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ, इन तीनों सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ कोहेजन और फ्रिक्शन पे डिपेंड करनी चाहिए। क्योंकि हमने ये बात एक जनरल वे में भी पढ़ ली है कि the shear strength of the soil depends on the cohesion of the soil as well as on the friction of the soil। तो अब हमको ये देखना है कि अगर सैंड है तो सैंड की शेयर स्ट्रेंथ फ्रिक्शन पे ज्यादा डिपेंड करती है कि कोहेजन पे ज्यादा डिपेंड करती है। क्ले है तो क्ले की शेयर स्ट्रेंथ फ्रिक्शन पे ज्यादा डिपेंड करती है कि कोहेजन पे ज्यादा डिपेंड करती है। ठीक इसी प्रकार सिल्ट है तो सिल्ट की शेयर स्ट्रेंथ फ्रिक्शन पे ज्यादा डिपेंड करती है कि कोहेजन पे ज्यादा डिपेंड करती है। इस तरीके से कोई बात हम लोग को यहां पर अब करनी है। चलिए इसको भी करते हैं। तो अब बात समझिएगा जरा। अगर मैं बात कर रहा हूं फ्रिक्शन की, एक सिंपल सी बात समझिएगा, बहुत ही बेसिक सी बातें हैं लेकिन ये बहुत काम आएंगी आपको। ये जो भी बातें मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत ही बेसिक बातें हैं। कोई फॉर्मूला नहीं बताने वाला हूं मैं आपको, कोई भी फॉर्मूला नहीं बताने वाला हूं, लेकिन हाँ कुछ ऐसी बातें हैं जो आगे आपके एक तो इस चैप्टर के अंदर में इंटरेस्ट पैदा करेंगे, आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा आपका। दूसरा की जो छोटी छोटी बातें होती, कई बार वो छोटी छोटी बातें कई सारे कंसेप्ट्स को समझने में बहुत ज्यादा हेल्प कर जाती हैं। तो उन्हीं टाइप की कुछ बातें हैं ये। जरा देखिएगा, मैंने बात की थी कि भाई सॉइल की मेरी शेयर स्ट्रेंथ जो है वो कोहेजन और फ्रिक्शन पे डिपेंड कर रही है। इंटरलॉकिंग की बात मैंने अब खत्म कर दी। आई विल नॉट डिस्कस एनीथिंग अबाउट इंटरलॉकिंग नाउ। अब हम इंटरलॉकिंग जैसी कोई भी बात अब फिलहाल में तो नहीं करेंगे। तो फिर क्या करेंगे भाई? इंटरलॉकिंग नहीं पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? दूसरी चीज पढ़ेंगे। क्या? देखिएगा, मैं आपसे बोल रहा हूं कि सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं फ्रिक्शन के बारे में। फ्रिक्शन के बारे में मुझे कुछ आपके साथ बात करनी है और एकदम बात ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही बेसिक बातें हैं लेकिन काम की है। चलिए एक काम आप करिएगा मेरे साथ ही, मैं आपको जो कह रहा हूं, आप अभी जहां पर बैठ के इस वीडियो को देख रहे हैं घर पे ही होंगे, बट ऑब्वियस सी बात है आपके सामने या तो टेबल होगा या आप बेड पे बैठे होंगे या किसी भी जगह पे जहां पर आप बैठे हो टेबल होगा आपके सामने, कुछ ना कोई सरफेस तो होगा ना। अब उस सरफेस पे काम करिए आप। ये पूरा हाथ रखिए उस सरफेस पे और इस सरफेस पे स्लाइड करने की कोशिश करिए। जो भी सरफेस आपके सामने है, जो भी सरफेस आपके सामने है उस सरफेस पे अपना हाथ रखिए ऐसे और ऐसे स्लाइड करिए। ठीक है, ये स्लाइड कर रहे हैं आप, कर लिया? ठीक है, अब दूसरा काम करना है। अब उसी सरफेस पे, जिस सरफेस पे आपने अपना हाथ ऐसे स्लाइड किया था, अब उसी तरीके से उसी सरफेस पे
इस उंगली को स्लाइड करिए। एक बार ये पूरा हाथ स्लाइड किया और एक बार ये उंगली स्लाइड करिए। क्या अंतर दिखा? कुछ अंतर तो दिखा होगा। जब आप ये पूरा हाथ स्लाइड कर रहे थे ज्यादा ताकत लग रही थी, और जब आपने ये उंगली स्लाइड करी इसके ऊपर में, ये आसानी से स्लाइड हो गई। यही हुआ। When you are sliding your hand over this surface, सरफेस वही था, देखो आप, सरफेस थोड़ी चेंज किया मैंने। इसी सरफेस पे जब मैं अपना हाथ मूव कर रहा था थोड़ा सा ज्यादा ताकत लग रही थी, लेकिन जब मैंने इसके ऊपर में अपनी उंगली मूव करनी चालू की तो ये आसानी से स्लाइड हो गई। क्यों? फ्रिक्शन का रूल। जितना ज्यादा कॉन्टैक्ट एरिया रहेगा दो बॉडी के बीच में, सुनिए ध्यान से, जितना ज्यादा कॉन्टैक्ट एरिया रहेगा दो बॉडी के बीच में उतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा। जितना ज्यादा कॉन्टैक्ट एरिया बिटवीन एनी टू बॉडीज उतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा उन दो बॉडी के बीच में। मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दे दिया। दूसरा प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं? जब भी घर में आप कोई हैवी सामान, कोई भारी सामान एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहते हो, कोई बहुत हैवी काम है, मम्मी ने बोल दिया, डैडी ने बोल दिया कि भाई इस सामान को यहां से यहां शिफ्ट कर दो। कोई बहुत भारी सा बॉक्स था, कोई बहुत भारी सा कंटेनर था, उसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने को बोला। तो जनरली हमारी प्रैक्टिस होती है उस बॉडी को, उस हैवी बॉडी को एक साइड से उठा लेता हूं मैं और उसके बाद आसानी से स्लाइड करता हुआ ले आता हूं। वहीं जब उसको मैं एक साइड से नहीं उठाता और पूरा का पूरा जमीन पे ही रख के धक्का मारता, ज्यादा ताकत लगती। लेकिन जब मैं उसको एक साइड से उठा लेता हूं तो स्लाइड करना थोड़ा सा ज्यादा आसान हो जाता है। जानते क्यों? दो बॉडी के बीच में जितना ज्यादा कॉन्टैक्ट एरिया होगा उन दो बॉडी के बीच में फ्रिक्शन उतना ज्यादा लगेगा। द मोर द कॉन्टैक्ट एरिया मोर विल बी द फ्रिक्शन। जितना ज्यादा कॉन्टैक्ट एरिया बिटवीन एनी टू बॉडी उतना ज्यादा फ्रिक्शन लगता है दो बॉडी के बीच में। जितना कम कॉन्टैक्ट एरिया होगा दो बॉडी के बीच में उतना कम फ्रिक्शन लगेगा। तो भाई अगर दो बॉडी के बीच में जितना बड़ा कॉन्टैक्ट एरिया उतना ज्यादा फ्रिक्शन, तो ये पॉइंट लिख लेते हैं। फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्टैक्ट एरिया बिटवीन टू बॉडीज। फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्टैक्ट एरिया बिटवीन टू बॉडीज। फ्रिक्शन जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्टैक्ट एरिया बिटवीन टू बॉडी और कॉन्टैक्ट एरिया बिटवीन टू बॉडीज। और ये जो कॉन्टैक्ट एरिया है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ बॉडी। इसमें कोई डाउट है क्या? कॉन्टैक्ट एरिया किन दो बॉडी के बीच में ज्यादा रहेगा? जिन दो बॉडी का साइज बड़ा है। और साइज किस मिट्टी का बड़ा है भैया? कौन सी मिट्टी है जिसका साइज सबसे बड़ा है? क्ले का, सिल्ट का कि सैंड का? सैंड पार्टिकल का साइज सबसे बड़ा है। तो फ्रिक्शन किस में, कॉन्टैक्ट एरिया सबसे ज्यादा किस में होगा? सैंड में होगा। अगर मैं साइज की बात करूं तो सैंड पार्टिकल का साइज सबसे ज्यादा, उसके बाद आता है सिल्ट पार्टिकल, उसके बाद आता है क्ले पार्टिकल। साइज का तो यही होता है भैया फंडा। सही है गलत है? दिस इज द साइज। तो सैंड का साइज सबसे बड़ा, फिर सिल्ट, फिर क्ले। तो फ्रिक्शन सबसे ज्यादा किस में मिलेगा भाई? सैंड में मिलेगा, क्योंकि सैंड का साइज सबसे बड़ा है। साइज सबसे बड़ा होगा तो कॉन्टैक्ट एरिया सबसे बड़ा होगा, कॉन्टैक्ट एरिया सबसे बड़ा होगा तो फ्रिक्शन सबसे ज्यादा लगेगा। तो मैं कह सकता हूं कि फॉर इन केस ऑफ सैंड फ्रिक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है शेयर स्ट्रेंथ डिसाइड करने के लिए, क्योंकि सैंड में तो कोहेजन होता ही नहीं है। क्योंकि सैंड आपके क्या होते हैं बेसिकली, क्या सैंड क्या होती है? सैंड आपके इनहेरेंट पार्टिकल्स होते हैं, इनर्ट पार्टिकल्स होते हैं, कोई चार्ज मौजूद नहीं रहते उनके ऊपर में। तो सैंड में फ्रिक्शन ज्यादा होता है, कोहेजन कम होता है। तो सैंड की शेयर स्ट्रेंथ फ्रिक्शन पे ज्यादा डिपेंड करती है, कोहेजन पे नहीं करती है। आई बात समझ में? द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सैंड विल मेनली डिपेंड ऑन द फ्रिक्शन। समझे बात? तो यहां से ये बात समझ में आ गई। देयरफॉर shear strength of sand depends
ओनली ऑन, ओनली ऑन ना लिख के मेनली ऑन लिख दें तो ज्यादा अच्छा। डिपेंड्स मेनली ऑन फ्रिक्शन। इसीलिए सैंड की शेयर स्ट्रेंथ मेनली किस पे डिपेंड करती है भाई? फ्रिक्शन पे डिपेंड करती है। सैंड की शेयर स्ट्रेंथ किस पे? फ्रिक्शन पे। सैंड की शेयर स्ट्रेंथ किस पे? फ्रिक्शन पे। इसीलिए सैंड को एक और नाम से जाना जाता है, मालूम है कौन से नाम से? देयरफॉर सैंड का दूसरा नाम होता है पाई सॉइल। पाई का मतलब आगे बताऊंगा, दैट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। फाई का दूसरा नाम होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या होता है बताऊंगा, अभी अभी फाई का मतलब फ्रिक्शन ही समझिए। फाई का मतलब अभी फिलहाल में फ्रिक्शन ही समझिए। तो सैंड की शेयर स्ट्रेंथ क्योंकि फ्रिक्शन पे डिपेंड करती है, इसीलिए सैंड को हम फाई सॉइल भी कहते हैं। क्योंकि सैंड की शेयर स्ट्रेंथ फ्रिक्शन पे डिपेंड करती है, इसलिए सैंड को हम फाई सॉइल कहते हैं। और फाई का मतलब अभी फिलहाल में आपको सिर्फ ये जानना है कि फाई का मतलब फ्रिक्शन है अभी फिलहाल में। आगे फिर फाई के बारे में और डिटेल में बात करूंगा। ये बात क्लियर हो गई कि सैंड के केस में फ्रिक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है, और क्यों सैंड की शेयर स्ट्रेंथ फ्रिक्शन पे डिपेंड करती है, और क्यों सैंड का नाम फाई सॉइल पड़ा। ये सारी बातें क्लियर हो गई। क्योंकि जो फ्रिक्शन होता है दैट डिपेंड्स ऑन द कॉन्टैक्ट एरिया। जितना ज्यादा कॉन्टैक्ट एरिया होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा। और कॉन्टैक्ट एरिया डिपेंड करेगा साइज ऑफ द मटेरियल पे, साइज ऑफ द बॉडी पे। जितना बड़ा साइज होगा उतना ज्यादा कॉन्टैक्ट एरिया होगा। तो मैंने देखा कि भैया सैंड, सिल्ट और क्ले में सबसे बड़ा साइज तो सैंड का होता है। तो सैंड का साइज सबसे बड़ा है तो सैंड का कॉन्टैक्ट एरिया सबसे बड़ा। सैंड का कॉन्टैक्ट एरिया सबसे बड़ा तो फ्रिक्शन सबसे ज्यादा सैंड में। तो सैंड के अंदर में फ्रिक्शन क्योंकि ज्यादा है, इसलिए सैंड की शेयर स्ट्रेंथ मेनली फ्रिक्शन पे डिपेंड करेगी। इसलिए सैंड को फाई सॉइल कहा जाता है। देयरफॉर सैंड इज नोन एज फाई सॉइल। चलो, ये हो गई सैंड के बारे में बात, मतलब फ्रिक्शन के बारे में बात। अब दूसरी बात करते हैं कोहेजन के बारे में। दूसरी बात करता हूं कोहेजन के बारे में। कोहेजन, कोहेजन को आगे जाके हम सी से लिखेंगे। ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, कोहेजन का स्टैंडर्ड नोटेशन है सी। कोहेजन को हम सी से लिखेंगे। अब ये क्या है भाई सी? ये कोहेजन क्या होता है? तो कोहेजन हमने जाना, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू सिमिलर काइंड ऑफ पार्टिकल्स। अब किसी भी बॉडी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर आ रहा है तो फिर बात हो गई चार्ज की, प्लस माइनस। सोचो आप, किसी भी दो बॉडी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब आएगा? जब उनके ऊपर में चार्ज मौजूद होंगे। उसके अलावा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। कि कोई भी दो बॉडी अगर आपस में अट्रैक्ट कर रही हैं या कोई भी दो बॉडी आपस में रिपेल कर रही हैं, तो उस अट्रैक्शन और रिपल्शन के पीछे सिर्फ कारण होता है चार्जेस का। सिमिलर काइंड ऑफ चार्जेस, सिमिलर नेचर ऑफ द चार्ज रिपेल करते हैं, और डिफरेंट नेचर ऑफ द चार्ज या अपोजिट नेचर ऑफ द चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। तो सारा खेल चार्ज का है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन की बात हो रही है, तो अट्रैक्शन और रिपल्शन सब कुछ डिपेंड करता है चार्ज पर। किसके चार्ज पर? द अमाउंट ऑफ द चार्ज दैट इज प्रेजेंट ओवर द बॉडी। ठीक है, तो कोहेजन क्या है? इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन soil particles, between soil particles। सॉइल पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाता है कोहेजन। ये बात भी क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू amount of charge present on the body. It depends on the amount of charge present on the body. क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है? अमाउंट ऑफ द चार्ज प्रेजेंट ऑन द बॉडी।
ठीक है, अमाउंट ऑफ द चार्ज प्रेजेंट ऑन द बॉडी पे डिपेंड कर गया। और अमाउंट ऑफ द चार्ज किस पे डिपेंड करेगा? अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन बॉडी इज डिपेंडेंट ऑन सरफेस एरिया। जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उतने ज्यादा चार्ज मौजूद होंगे। अमाउंट, भाई देखिए सीधी सिंपल सी बात है, कोहेजन है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ द चार्ज, चार्ज मतलब प्लस माइनस, अमाउंट ऑफ द चार्ज पे डिपेंड करता है। और अमाउंट ऑफ द चार्ज किस पे डिपेंड करता है? सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उतने ज्यादा चार्ज मौजूद होंगे। अब सरफेस एरिया किसका बड़ा भाई? सरफेस एरिया किसका बड़ा होता है? क्ले का, सैंड का, सिल्ट का, किसका? सरफेस एरिया किसका बड़ा? तो सरफेस एरिया सबसे बड़ा होता है फॉर क्ले। Clay is having the maximum surface area, then comes silt, then comes sand. ये बात होती है सरफेस एरिया के बाद। अब ये आप कंफ्यूज हो जाओगे, सर ऐसा कैसे? क्ले का तो साइज सबसे छोटा होता है, फिर सरफेस एरिया सबसे ज्यादा कैसे होता है? सैंड का साइज सबसे बड़ा होता है तो सरफेस एरिया सबसे बड़ा होना चाहिए उसका। ठीक है, चलो आपकी समस्या का समाधान करते हैं। ये पेन आप देख रहे हो सामने, ठीक है। अभी फिलहाल में मैं इसके ये इनिशियल और फाइनल की बात कर रहा हूं। एक सरफेस ये, एक सरफेस ये, बाकी मत देखिए, अभी सब समझाने के लिए बता रहा हूं। एक ये सरफेस है, एक ये दूसरा सरफेस है, इसका इनिशियल और इसका एंड। इस पेन को अगर मैं तोड़ दूं, इस पेन को अगर मैं तोड़ दूं तो ये दो सरफेस 4 में कन्वर्ट हो जाएंगे, और तोड़ दूंगा 8 में कन्वर्ट हो जाएंगे, और तोड़ूंगा 16, और तोड़ा 32, और तोड़ा 64, और तोड़ा 128, और तोड़ा 256, और तोड़ा 512, और तोड़ा 1024। यही होगा, ऐसे ही होगा। जितना छोटा बॉडी होगा उतना ज्यादा एक्सपोजर रहेगा उसका अगल बगल। किचन में एक डब्बा है आपके घर पे, इतना बड़ा बॉक्स है किचन में, उसमें मम्मी ने लड्डू बना के रखे आपके लिए। एक इतने बड़े बॉक्स में कितने लड्डू आएंगे? बड़े बड़े लड्डू होंगे तो 5-6 लड्डू आएंगे, छोटे छोटे होंगे तो बहुत सारे आएंगे, और शक्कर भर दी तो बहुत ही ज्यादा शक्कर आ जाएगी। जितना छोटा पार्टिकल होगा उतना ज्यादा उसका एक्सपोजर होगा अगल बगल से। जितना बड़ा पार्टिकल होगा, लड्डू 4 ही लड्डू आएंगे इतने बड़े डब्बे में, बड़े बड़े लड्डू 4 ही लड्डू आए तो एक लड्डू का कांटेक्ट दूसरे से तो जरा सी होगा, ज्यादा एक्सपोजर मिल ही नहीं पाएगा उनको। और वहीं पर लड्डू की जगह पे शक्कर भरी है इस डब्बे के अंदर में, तो एक पार्टिकल के चारों तरफ बहुत सारे पार्टिकल्स मौजूद होंगे, एक्सपोजर ज्यादा मिलेगा। एक्सपोजर ज्यादा मतलब सरफेस एरिया ज्यादा, सरफेस एरिया ज्यादा मतलब एक्सपोजर ज्यादा। तो जितना छोटा पार्टिकल होगा उतना ज्यादा सरफेस एरिया होता है, जितना बड़ा पार्टिकल होगा उतना कम सरफेस एरिया होगा भैया, समझे? तो क्ले का सरफेस एरिया सबसे ज्यादा। अब क्ले का सरफेस एरिया सबसे ज्यादा तो क्ले पर चार्ज सबसे ज्यादा, क्ले पर चार्ज सबसे ज्यादा तो क्ले के ऊपर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा, क्ले के अंदर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा मतलब कोहेजन सबसे ज्यादा। अब समझ में आया क्ले में कोहेजन क्यों होता है? इसीलिए होता है क्योंकि क्ले का सरफेस एरिया सबसे ज्यादा, सरफेस एरिया ज्यादा तो चार्जेस की संख्या ज्यादा, अमाउंट ऑफ द चार्ज ज्यादा, अमाउंट ऑफ द चार्ज ज्यादा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा तो कोहेजन ज्यादा। कितनी बढ़िया सी बात हो गई। तो यहां से हमको एक बात समझ में आ गई। क्या समझ में आ गई भाई? क्या समझ में आ गया कोहेजन के बारे में? कि क्ले का सरफेस एरिया क्योंकि सबसे ज्यादा है, since the surface area of the clay is highest, therefore क्ले पे चार्ज सबसे ज्यादा है, therefore क्ले के अंदर में मैक्सिमम कोहेजन है। इसीलिए क्ले के अंदर में मैक्सिमम कोहेजन है, और क्योंकि क्ले में मैक्सिमम कोहेजन है इसलिए क्ले की shear स्ट्रेंथ मेनली डिपेंड करती है कोहेजन पे। therefore shear strength of clay mainly depends on cohesion।
इट मेनली डिपेंड्स ऑन कोहेजन। इसीलिए 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 क्ले को सी सॉइल कहते हैं। मतलब कोहेसिव सॉइल। देयरफॉर क्ले इज नोन एज सी सॉइल। सी मतलब कोहेसिव सॉइल। अगली बात समझ में? क्यों सैंड को फाई सॉइल कहते हैं, क्यों क्ले को सी सॉइल कहते हैं, ये बातें क्लियर हुई। Why sand is known as sea soil, why sand is known as फाई soil, why clay is known as sea soil, ये उम्मीद करता हूं क्लियर हो रही हैं ये बातें। बहुत बेसिक सी बातें हैं ये, इसमें बहुत ज्यादा कोई कंसेप्ट की बात नहीं बता रहा हूं मैं आपको, ना ही कोई फॉर्मूला बता रहा हूं, ना ही कोई थियरी बता रहा हूं। मैं तो सिंपल सिंपल सी बातें आपके साथ बता रहा हूं, लेकिन ये छोटी छोटी बातें कई सारी बड़ी बड़ी चीजों को एक्सप्लेन करने में हेल्प कर जाती है। कि कल से अब कभी भी कोई आपसे पूछेगा कि भाई क्ले को कोहेसिव सॉइल क्यों कहते हैं, वाई क्ले इज नोन एज कोहेसिव सॉइल, तो आपके पास इतना मटेरियल है उसको समझाने के लिए कि क्ले को कोहेसिव सॉइल क्यों कहते हैं, सैंड को फाई सॉइल क्यों कहते हैं, इतना मटेरियल है आपको समझाने के लिए। इतना सारा एक्सप्लेन कर सकते हो अब आप इस चीज के लिए कि भाई अगर आपसे किसी ने बोल दिया कि भाई सिविल इंजीनियरिंग पढ़ते हो तुम, जियो टेक्निकल पढ़ा होगा तुमने, सॉइल पढ़ा होगा, तो चलो मुझे ये बताओ भाई कि सैंड को फाई सॉइल क्यों कहते हैं, समझा देना उसको अच्छे से। क्ले को सी सॉइल क्यों कहते हैं, समझा देना अच्छे से उसको। ठीक है, अब बारी आती है सिल्ट की। क्ले और सैंड की तो बात समझ में आ गई, और कोहेजन और फ्रिक्शन की भी बात समझ में आ गई कि भैया सैंड में फ्रिक्शन ज्यादा है और क्ले में कोहेजन ज्यादा है। मतलब एक तरीके से सैंड में फ्रिक्शन ज्यादा है और कोहेजन ऑलमोस्ट जीरो होता है, क्ले में कोहेजन ज्यादा है, फ्रिक्शन ऑलमोस्ट जीरो होता है। बची बीच वाली सॉइल दैट इज सिल्ट। क्या होता है जरा देखिएगा। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं कि सैंड को मैंने क्या नाम दिया, फाई सॉइल, और क्ले को नाम दिया मैंने सी सॉइल। अंडर ए स्पेशल कंडीशन हम ऐसा भी कहते हैं इसको, सैंड को फाई सॉइल कहा या सी इज इक्वल टू जीरो सॉइल कह दो, क्ले को सी सॉइल कहो या फाई इज इक्वल टू जीरो सॉइल बोल दो, एक ही बात है। ये सी फाई क्या है आगे अभी और अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन अभी जितना बात मैंने बताई है उम्मीद करता हूं ये बातें आपको क्लियर हो रही होंगी। कोहेजन क्या है, फ्रिक्शन क्या है, वगैरह वगैरह सारी बातें यू मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ रही होंगी। अब बची सिल्ट। फ्रिक्शन पूरा सैंड ने ले लिया, कोहेजन पूरा क्ले ने ले लिया, तो सिल्ट जो बेचारी बची हमारे पास, ये एक ऐसी सॉइल है जिसको मैं सीफाई सॉइल कहता। सिल्ट को कोई ऑप्शन बचा था आपके पास, सैंड फाई हो गया, क्ले सी सॉइल हो गया, तो सिल्ट के पास एक ही ऑप्शन बचा, सीफाई सॉइल। क्या है सीफाई सॉइल? सिल्ट एक ऐसी सॉइल होती है जिसकी शेयर स्ट्रेंथ दोनों पे डिपेंड कर रही थी। जैसे भाई सैंड के केस में तो शेयर स्ट्रेंथ वाज मेनली डिपेंडिंग ऑन द फ्रिक्शन, क्ले के केस में द शेयर स्ट्रेंथ इज मेनली डिपेंडिंग ऑन द क्ले, सिल्ट के केस में द शेयर स्ट्रेंथ डिपेंड्स बोथ ऑन फ्रिक्शन एज वेल एज कोहेजन। तो इन केस ऑफ सिल्ट, the shear strength of silt depends both on cohesion and friction। सिल्ट की शेयर स्ट्रेंथ कोहेजन और फ्रिक्शन दोनों पे डिपेंड करती है, जबकि सैंड और क्ले की शेयर स्ट्रेंथ जो है वो सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, सैंड की शेयर स्ट्रेंथ सिर्फ फ्रिक्शन पे और क्ले की शेयर स्ट्रेंथ सिर्फ कोहेजन पे। क्लियर हो गई बात ये सारी? आई थिंक दिस मस्ट बी क्लियर टू ईच एंड एवरी वन नाउ कि ये क्यों नाम पड़े हैं भाई, सैंड को फाई सॉइल, सी को क्ले को सी सॉइल, सिल्ट को सी फाई सॉइल। अब मेरे ख्याल से आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अगर ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई तो आगे बढ़ते हैं
और आगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजों की जानने की कोशिश करते हैं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। और उसी के तहत जो बात आती है अब, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ, या अभी रुक जाइए उस चीज को मैं आपको, हाँ चलिए समझ ही लेते हैं, कोई नई बात नहीं है उसमें। कंसेप्ट ऑफ मोबिलाइज्ड कोहेजन एंड मोबिलाइज्ड फ्रिक्शन। ये मोबिलाइज्ड कोहेजन क्या होता है और मोबिलाइज्ड फ्रिक्शन क्या होता है, इस बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। क्या बात करने जा रहा हूं मैं आपके साथ? मोबिलाइज्ड कोहेजन एंड फ्रिक्शन। एक एग्जांपल के थ्रू ही समझेंगे ये सारी चीजें, लेकिन अच्छे से समझेंगे। ये मोबिलाइज्ड कोहेजन और मोबिलाइज्ड फ्रिक्शन क्या होता है। देखिए मैंने आपसे बोला कि ये जो कोहेजन है या जो ये जो फ्रिक्शन है, ये सॉइल की एक प्रॉपर्टी है। कोहेजन एंड फ्रिक्शन आर एक्चुअली दी प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल, और ये कोहेजन और फ्रिक्शन मेरी सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ को अफेक्ट करते हैं। इसीलिए कोहेजन और फ्रिक्शन को मैं क्या नाम देता हूं? शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स। कोहेजन एंड फ्रिक्शन आर नोन एज शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स। क्यों? क्योंकि कोहेजन और फ्रिक्शन पर मेरी सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ डिपेंड करती थी। ठीक है यहां तक। अब बात यह है कि किसी भी सॉइल का कोहेजन या फिर किसी भी सॉइल का फ्रिक्शन कभी भी कांस्टेंट नहीं होता है। द वैल्यू ऑफ द कोहेजन एंड फ्रिक्शन फॉर अ सॉइल कीप्स ऑन चेंजिंग। सॉइल अपने कोहेजन और फ्रिक्शन को चेंज करती रहती है, एडजस्ट करती रहती है। किसी भी सॉइल का कोहेजन और फ्रिक्शन जो होता है ये कभी भी कांस्टेंट नहीं होता है। द सॉइल इटसेल्फ एडजस्ट द वैल्यू ऑफ इट्स कोहेजन एंड फ्रिक्शन, और ये एडजस्टमेंट कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ये एडजस्टमेंट सॉइल के मॉइस्चर कंटेंट पे भी डिपेंड करता है, ये एडजस्टमेंट कई और सारे फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल देता हूं। हमने अभी ये चीज जानी कि सैंड जो है वो आपकी फाई सॉइल है, और एक तरीके से मैंने बोला कि सैंड के अंदर में कोहेजन नहीं होता है। लेकिन जब मैंने C इज इक्वल टू 0 या फाई इज इक्वल टू 0 बोल रहा था, तो मैं बोल रहा था अंडर अ स्पेशल कंडीशन हम कह सकते हैं कि कोहेजन भी 0 है सैंड में, और क्ले में फ्रिक्शन 0 है। ऐसा हम मान रहे हैं, लेकिन ऐसा हमेशा होगा सही नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर आपने ये चीज फिक्स कर दी ना बेटा, कि फॉर अ गिवन सॉइल C की वैल्यू फिक्स कर दी आपने, 0 है सैंड के लिए, या 0 है फाई की वैल्यू 0 है क्ले के लिए। जबकि मैंने आपसे बोला कि कोहेजन और फ्रिक्शन सॉइल की प्रॉपर्टी होती है, बट द वैल्यू ऑफ कोहेजन एंड फ्रिक्शन आर नेवर कांस्टेंट फॉर अ सॉइल। एक ही सॉइल की अलग अलग समय पर कोहेजन और फ्रिक्शन चेंज हो सकता है। एंड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो सॉइल के कोहेजन और फ्रिक्शन को चेंज कर सकता है, दैट इज द वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जो क्ले होती है, जैसे ब्लैक कॉटन सॉइल है, काली मिट्टी जो होती है क्ले, इस क्ले के अंदर में हम बोलते हैं कि भाई क्ले है तो कोहेजन है, क्ले में क्ले है तो क्ले में कोहेजन है, बोल ही रहे हैं हम। लेकिन इस क्ले का कोहेजन खत्म भी हो सकता है। यही क्ले अगर ड्राई कंडीशन में हो, यही क्ले अगर ड्राई कंडीशन में हो, तो सोचिए अगर यही क्ले ड्राई कंडीशन में है तो इस क्ले के पार्टिकल्स को आप आसानी से सेपरेट आउट कर सकते हैं कि नहीं? दो पार्टिकल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म कर दिया कि नहीं कर दिया हमने? अगर यही क्ले ड्राई कंडीशन में है तो इसी सॉइल, यही क्ले जिसको आप कोहेसिव सॉइल बोल रहे थे, इसी क्ले में C की वैल्यू 0 भी हो सकती है। कोहेजन खत्म हो सकता है क्ले के अंदर का। कब? जब वो ड्राई कंडीशन में हो, और जब उसके अंदर में हल्का सा गीलापन आएगा, whenever there will be some एक लिटिल बिट वाटर कंटेंट भी उस क्ले के अंदर में आ गया, उसके अंदर में कोहेजन डेवलप होना चालू हो जाएगा, उसके अंदर में कोहेजन डेवलप होना चालू हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार सैंड को देखिए, सैंड में मैंने बोला कोहेजन नहीं है, इन जनरल नहीं होता सैंड में कोहेजन। सैंड को अगर आप सैंड का सैंपल देखें तो उसमें से किसी भी दो पार्टिकल को आप आसानी से सेपरेट कर सकते हो, दैट मीन्स कोहेजन नहीं होता है। लेकिन उसी सैंड को गीला कर दो, उसी सैंड को गीला कर दो, तो वो जो वाटर कंटेंट सैंड के अंदर में पहुंचा है, वो वाटर कंटेंट सैंड के पार्टिकल्स के बीच में कोहेजन जनरेट कर सकता है। वो वाटर कंटेंट जो हमने सैंड के अंदर में डाला, दैट कैन प्रोड्यूस, कैन शब्द ले रहा हूं, कैन शब्द बोल रहा हूं, दैट कैन प्रोड्यूस द कोहेजन इन सॉइल। कैन शब्द इसलिए क्योंकि ये हमेशा होगा ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं,
लेकिन ऐसा हो सकता है। तो इस पूरी कहानी का समरी ये है कि कोहेजन और फ्रिक्शन किसी भी सॉइल का कांस्टेंट नहीं होता है, ये समय के साथ कंडीशंस के साथ चेंज होता है। मैं आपको इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल सॉइल के हिसाब से ही समझाता हूं कि क्या होती है ये मोबिलाइज्ड कोहेजन और क्या होता है मोबिलाइज्ड फ्रिक्शन। एक वर्ड देखिए यहां पर लिखा हुआ मोबिलाइज्ड। ये मोबिलाइज्ड शब्द बना है कहीं ना कहीं मोबाइल से। मोबाइल का मतलब क्या है? व्हाट इज मोबाइल? जो स्टेशनरी नहीं है दैट इज मोबाइल। यही होता है ना। एक फोन आते थे पुराने जमाने में, जो लैंडलाइन फोन होते थे वो एक ही जगह पे रहते थे क्योंकि वायरिंग वगैरह रहती थी उसमें। अब जो फोन है वो मोबाइल है। क्यों बोलते हैं इसको मोबाइल और क्यों उसको बोलते थे लैंडलाइन या वायर वाला फोन? हिंदी में तो वायर वाली फोन बोलते थे या लैंडलाइन। क्या डिफरेंस है? मोबाइल को आप कहीं भी लेके घूम सकते हो, आपका लैंडलाइन होता है उसको कहीं भी लेके नहीं घूम सकते। कहने का ये मतलब है कि अगर यहां पर मोबिलाइज्ड वर्ड लिखा हुआ है कोहेजन और फ्रिक्शन के कारण, दैट मींस द वैल्यू ऑफ कोहेजन एंड फ्रिक्शन कांस्टेंट नहीं है, तभी तो मोबिलाइज्ड है। अगर कोहेजन और फ्रिक्शन की वैल्यू कांस्टेंट होती तो मोबिलाइज्ड शब्द नहीं आना चाहिए। कांस्टेंट होती मतलब एक फिक्स वैल्यू है, कोहेजन की एक फिक्स वैल्यू है, फ्रिक्शन की एक फिक्स वैल्यू है। फिक्स वैल्यू होती तो ये मोबिलाइज्ड शब्द नहीं आता। और अगर ये मोबिलाइज्ड वर्ड आ रहा है इसका मतलब कोहेजन और फ्रिक्शन कांस्टेंट नहीं। तो क्या है भाई ये मोबिलाइज का मतलब क्या है और इस मोबिलाइज को हम कैसे समझेंगे? जरा एक एग्जांपल के थ्रू देखिएगा। एग्जांपल मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले रहा हूं, आपके इंजीनियरिंग से रिलेटेड ही एग्जांपल है। उस एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये मोबिलाइज का मतलब क्या होता है। एक एग्जांपल ये रहा कि सपोज करिए एक ये ब्लॉक है, ये सरफेस है एक, लेटस से एक ये सरफेस है आपके पास और इस सरफेस के ऊपर में एक ब्लॉक रखा हुआ है। एक ब्लॉक है जो कि सरफेस के ऊपर में रखा हुआ है। सरफेस पे फ्रिक्शन है और इस ब्लॉक का जो वेट है वो दे रखा है 10 किलो न्यूटन। इस ब्लॉक का वेट मुझे दे रखा है 10 किलो न्यूटन का। ठीक है। इस सरफेस पे जो फ्रिक्शन है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है मुझे 0.4 का। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.4। म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे? 0.4 के बराबर। ठीक है। इस ब्लॉक का वेट W है। अगर इस ब्लॉक का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो इस ब्लॉक का वेट लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, दैट इज 10 किलो न्यूटन, और नॉर्मल रिएक्शन आएगा वर्टिकली अपवर्ड, दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन N। ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस ब्लॉक के ऊपर में एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया। इस ब्लॉक के ऊपर में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया कुछ इस तरीके से, और इस एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू मैं बदलता जा रहा हूं और उसके हिसाब से मुझे कुछ बातें देखनी है। चलिए जरा देखिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। मैं यहां पर एक टेबल ड्रॉ कर रहा हूं, जरा गौर से देखते चलिएगा चीजों। ऐसा कोई मतलब अपन कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं करने वाले हैं, सिर्फ आपको कुछ बातें मुझे बतानी है। उन बातों को एकदम गौर से देखिएगा। ठीक है। देखिए मैं यहां पर लिख रहा हूं अप्लाइड फोर्स की वैल्यू। ये जो फोर्स मैं लगा रहा हूं F, इस फोर्स की वैल्यू लिख रहा हूं। सबसे पहले मैंने इस बॉडी के ऊपर में जो फोर्स लगाया वो लगाया 2 किलो न्यूटन का। मैंने इसके ऊपर में एक फोर्स लगाया 2 किलो न्यूटन का, और मैंने देखा कि 2 किलो न्यूटन का फोर्स लगाने पर यह बॉडी मूव नहीं करी। ऐसा देखा मैंने। एनालिसिस क्या मिला मुझे? मैंने देखा कि बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं हुआ। द बॉडी डिडंट मूव, बॉडी मूव नहीं करी। अगर 2 किलो न्यूटन का फोर्स लगाने पर यह बॉडी मूव नहीं कर रही है, इसका मतलब क्या है? अगर मैंने इस ब्लॉक के ऊपर में 2 किलो न्यूटन का फोर्स लगाया
लेकिन 2 किलो न्यूटन का फोर्स लगाने के कारण अगर बॉडी मूव नहीं कर रही है तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? अगर ये बॉडी मूव नहीं कर रही है 2 किलो न्यूटन का फोर्स लगाने पर, तो फिर यही मतलब हुआ भाई, तो फिर यही मतलब हुआ कि इस बॉडी के ऊपर में 2 किलो न्यूटन का एक फोर्स अपोज करने के लिए जनरेट हो गया होगा इस 2 किलो न्यूटन को। भाई ये एफ मैंने लगाया है, दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स, 2 किलो न्यूटन का फोर्स मैंने लगाया है, लेकिन इस 2 किलो न्यूटन के फोर्स के कारण अगर मेरी बॉडी मूव नहीं कर रही है, दैट मींस इस 2 किलो न्यूटन के फोर्स को कोई ना कोई तो है जो अपोज कर रहा था। कौन होगा भाई? वो अपोज करने वाला होता कौन है? अपोज करने वाला होता है फ्रिक्शन। अपोज करने वाला होता कौन है? अपोज करने वाला होता है फ्रिक्शन फोर्स। तो अगर मैंने बॉडी के ऊपर में 2 किलो न्यूटन का फोर्स लगाया है और 2 किलो न्यूटन के कारण ये बॉडी अगर मूव नहीं कर रही है, तो मैं कह सकता हूं क्या कि इस बॉडी के ऊपर में जो फ्रिक्शन फोर्स जनरेट हुआ है दैट इज ऑल्सो 2 किलो न्यूटन। इस बॉडी के ऊपर में जो फ्रिक्शन फोर्स जनरेट हुआ है दैट इज ऑल्सो 2 किलो न्यूटन। बताओ भाई, ये हम एक जनरल एनालिसिस कर रहे हैं सिर्फ चीजों को समझने के लिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोबिलाइज्ड फ्रिक्शन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोबिलाइज्ड कोहेजन। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूं ये बात, क्योंकि ऐसे तो फिर ये सीधा सिंपल सी ये बात रही कि अगर कोई आपसे बोले मोबिलाइज्ड कोहेजन, तो आप सिर्फ इतना बोल देना कि सर एक ऐसा फ्रिक्शन की वैल्यू जो कि हमेशा चेंज होती रहती है, कांस्टेंट नहीं होती है, वो मोबिलाइज्ड फ्रिक्शन होता है, और एक ऐसी कोहेजन की वैल्यू जो कांस्टेंट नहीं होती है, समय समय पर चेंज होती रहती है, वो मोबिलाइज्ड कोहेजन होता है। ये खत्म हो जाएगी कहानी। यूनिवर्सिटी के एग्जाम में इतना लिख के आओगे पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। लेकिन अभी हम जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं दैट इज नॉट अ यूनिवर्सिटी एग्जाम जिसमें सिर्फ पेज भर के हमको नंबर मिल जाते थे। आपने भी लिए हैं, मैंने भी लिए हैं वो नंबर, तो वैसे वो नहीं करना हमको। यहां पर हमको कंसेप्ट पे ध्यान देना है कि कंसेप्ट क्या है इसका, क्योंकि क्वेश्चन में उलझा देंगे गेट वाले आपको, कहीं पर मोबिलाइज कोहेजन लिख के दे देंगे, उलझ जाएंगे हम, समझ में नहीं आएगा, फिर वो डेफिनेशन याद करते रहेंगे कि किताब में लिखा था कि जो वैल्यू चेंज नहीं होती वो मोबिलाइज्ड है, लेकिन उसके आगे पीछे कुछ पता ही नहीं था। तो डेफिनेशन तो अपने आप ही डेवलप हो जाएगी बेटा, अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया उस चीज का तो डेफिनेशन तो आप खुद ब खुद डेवलप कर लोगे। इसलिए कंसेप्ट पे फोकस किया करिए, डेफिनेशंस पे नहीं। इसलिए आप देखिए अभी तक हमने बहुत ज्यादा डेफिनेशंस कहीं भी नहीं लिखी, हमने कंसेप्ट को लिखा है। कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ जाएगा तो डेफिनेशन तो ऑटोमेटिकली आप खुद से फ्रेम कर लोगे, डेफिनेशन याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कभी आपको। तो अगर ये कंसेप्ट मैं जो आपको बता रहा हूं, इस कंसेप्ट को अगर आपने पूरी तरीके से समझ लिया, तो चाहे मोबिलाइज कोहेजन हो चाहे मोबिलाइज फ्रिक्शन हो, यू कैन इजीली डिफाइन इट। और कभी किसी एग्जाम में अगर 10 नंबर का थियरी लिखने को आया इसके बारे में, तो भी आप उस स्थिति में रहोगे कि 10 नंबर की थियरी लिख सकते हो आप। ईएससी के मेंस में कभी मान लो पूछ लिया, या एसएससी के मेंस में कभी आपको शॉर्ट नोट में पूछ लिया, तो भी आपको अगर कंसेप्ट पता है तो 2 लाइन के कंसेप्ट को 10 लाइन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है हम जानते हैं इन सब चीजों। तो इसलिए फोकस ऑन ओनली ऑन द कंसेप्ट। चलिए, तो 2 किलो न्यूटन का फोर्स मैंने मेरी बॉडी के ऊपर में लगाया, और 2 किलो न्यूटन का फोर्स लगाने पर मैंने देखा कि ये बॉडी मूव नहीं करी। अगर 2 किलो न्यूटन का फोर्स लगाने पे ये बॉडी मूव नहीं करी, मतलब बट ऑब्वियस सी बात है इस 2 किलो न्यूटन को अपोज करने के लिए एक फ्रिक्शन जनरेट हो चुका था, और उस फ्रिक्शन की वैल्यू भी 2 किलो न्यूटन के बराबर रही होगी। और अगर फ्रिक्शन की वैल्यू 2 किलो न्यूटन के बराबर है, इफ द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज 2 किलो न्यूटन, तो जरा ध्यान से समझिएगा, अब जो बताने जा रहा हूं यही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर फ्रिक्शन की वैल्यू आपकी 2 किलो न्यूटन के बराबर है, तो एक बात बताइएगा जरा मुझे, पहले तो ये बताइए फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़ते थे? फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला म्यू एन पढ़ते थे फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, और भी पीछे जाएं तो क्लास 11th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 जब फोर्सेस की बात करते थे तो फोर्स में फ्रिक्शन की बातें चालू हो जाती थी, और ऐसा कुछ फॉर्मूला पढ़ा करते थे वहां पे, यही पढ़ते थे। अब चलिए, अब आपके पास फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आ गई है, तो जरा देखिएगा क्या मैं म्यू की वैल्यू को फ्रिक्शन फोर्स अपॉन एन लिख सकता हूं? क्या मैं म्यू की वैल्यू को फ्रिक्शन फोर्स अपॉन एन लिख सकता हूं? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स का बेसिक फॉर्मूला है म्यू इंटू एन, तो म्यू विल बी इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स अपॉन एन।
इसमें कोई डाउट? मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए डाउट। क्लियर है ये बात? चलिए, अगर ये बात क्लियर है तो भाई जरा यहां पे म्यू बताइए। फ्रिक्शन फोर्स है 2 का, एन की वैल्यू बताएं भाई। एन की वैल्यू तो 10 किलो न्यूटन होगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। द नॉर्मल रिएक्शन विल बी इक्वल टू द वेट, क्योंकि इस डायरेक्शन में तो कोई भी कोई भी बात हो नहीं रही है। वर्टिकल डायरेक्शन में तो ये बॉडी अभी भी इक्विलिब्रियम में है, तो एन विल बी इक्वल टू 10। एन की वैल्यू 10 डालो भाई यहां पे, एन की वैल्यू 10 डालो जरा। कुछ ऐसा हुआ तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 0.2 के बराबर। जबकि आप याद करो, आप जरा याद करिए, यहां पर मैंने आपको म्यू की वैल्यू शायद 0.4 लिख के दी थी, याद है? यहां पर मैंने आपको म्यू की वैल्यू 0.4 लिख के दी थी, लेकिन मेरे हिसाब से तो म्यू की वैल्यू 0.2 आई है। चलिए और जरा देखते हैं। अब मैंने दोबारा क्या किया मालूम है? मैंने दोबारा इस बॉडी पे एक नया फोर्स लगाया 3 किलो न्यूटन। मैंने इस बॉडी पे अब एक फोर्स लगाया 3 किलो न्यूटन का, और 3 किलो न्यूटन के बाद भी ये बॉडी मूव नहीं कर रही है। 3 किलो न्यूटन के बाद भी ये बॉडी मूव नहीं करी। इसका मतलब इस बॉडी के ऊपर में 3 किलो न्यूटन का एक फ्रिक्शन फोर्स डेवलप हो गया हो। अगर 3 किलो न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स डेवलप हो गया तो म्यू की वैल्यू देखिए 3/10 आ जाएगी, दैट इज 0.3। जबकि क्वेश्चन में तो 0.4 लिखा हुआ, ये क्वेश्चन था, इस यहां तो 0.4 लिखा हुआ। तो फिर ये म्यू की अलग अलग कैसे वैल्यू आती जा रही भैया? फिर मैंने इस बॉडी के ऊपर में फोर्स लगाया 4 किलो न्यूटन का, इसके बाद भी बॉडी मूव नहीं करी। मतलब फ्रिक्शन फोर्स भी 4 किलो न्यूटन के बराबर हो गया होगा। मतलब म्यू की वैल्यू 4/10 मतलब 0.4 हो गई होगी। म्यू की वैल्यू 4/10 मतलब 0.4 हो गई होगी। फिर मैंने इसके ऊपर में एक फोर्स लगाया 5 किलो न्यूटन का, बॉडी मूव कर गई। इसका मतलब अब फ्रिक्शन नहीं बढ़ा होगा। अब फ्रिक्शन अगर बढ़ के वापस फ्रिक्शन की वैल्यू 5 हो जाती तो बॉडी मूव अभी भी नहीं करती, लेकिन अगर 5 किलो न्यूटन पे बॉडी मूव कर गई है, इसका मतलब अब फ्रिक्शन ने इसको अपोज नहीं किया है। मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू यहां पर आकर कांस्टेंट हो गई है। और फिर 6 किलो न्यूटन का आया तो भी बॉडी मूव कर गई। बनी बात है, फ्रिक्शन जो है वो 4 किलो न्यूटन ही रह गया होगा। फ्रिक्शन जो है वो 4 किलो न्यूटन ही रह गया होगा। ये एग्जांपल क्यों लिया मैंने? इस एग्जांपल से मुझे एक बात समझ में आ रही है कि जो म्यू होता है कोफिशिएंट, अब ये म्यू का इस फ्रिक्शन और इस कोहेजन से कोई लेना देना नहीं है। पहली बात, ये सिर्फ मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश कर रहा था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोबिलाइज्ड। मोबिलाइज्ड का सीधा सिंपल सा ये मतलब है कि आप यहां पर देखो ना, क्वेश्चन में तो मुझे म्यू की वैल्यू 0.4 दी हुई थी, लेकिन आप देखिए अप्लाइड फोर्स के हिसाब से, अप्लाइड फोर्स के हिसाब से म्यू की वैल्यू चेंज होती जाती है। हां, लेकिन चेंज होते होते एक मैक्सिमम वैल्यू पर आके ये रुक जाती है। लेकिन इस मैक्सिमम वैल्यू से कम की वैल्यूज म्यू रख सकता है अपने पास। म्यू अपनी वैल्यू को या तो मैक्सिमम के बराबर रखेगा, जो भी उसकी मैक्सिमम हो सकती है, या फिर उससे कम की भी रख सकता है। तो ये है मोबिलाइज्ड वैल्यूज ऑफ म्यू। दीज आर द मोबिलाइज्ड वैल्यूज ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। जिस प्रकार से म्यू की मोबिलाइज्ड वैल्यू आपको यहां पर समझ में आई ना, उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार सॉइल के अंदर का कोहेजन और सॉइल के अंदर का फ्रिक्शन भी चेंज होता रहता है। एक इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, किसी भी सॉइल के कोहेजन की मैक्सिमम वैल्यू होगी, किसी भी सॉइल के फ्रिक्शन की भी मैक्सिमम वैल्यू होगी, वो तो होगी होगी। लेकिन वो मैक्सिमम वैल्यू के अलावा सी और फाई जो कोहेजन और फ्रिक्शन है, वो अपनी वैल्यूज को चेंज करते रह सकते हैं। और ये जो चेंज होती हुई वैल्यूज हैं सी और फाई की, दे आर एक्चुअली नोन एज द मोबिलाइज्ड वैल्यू ऑफ द कोहेजन एंड मोबिलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन। आई बात समझ में? है ये सब थ्योरेटिकल बातें जो आपको दिमाग में रखनी है सिर्फ। इसके बारे में कोई आपको कोई शॉर्ट नोट नहीं, मतलब कोई आपको कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ना है, कोई कुछ नहीं पढ़ना है। द ओनली थिंग इज
यू मस्ट रिमेंबर ईच एंड एवरी डिटेल्स रिगार्डिंग ऑल दिस थिंग। इसलिए मैं इन सब चीजों को आपको कोशिश करता हूं कि स्टोरी लाइन में फ्रेम करके बताऊं, कहानी के तौर पे आप समझेंगे चीजों को, ज्यादा समय तक याद रखेंगे। इसलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा इलैबोरेट करके आपको चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो आई होप कि अब कहीं किसी भी किताब में, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको मोबिलाइज्ड कोहेजन या मोबिलाइज्ड फ्रिक्शन लिखा मिले तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर कहीं पर लिखा हुआ है द मोबिलाइज्ड कोहेजन फॉर द सॉइल, ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं, जनरली CM और φm लिख के देंगे। सपोज करिए लिखा हुआ है CM इज लेट अस से 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अभी फिलहाल की स्थिति में, अभी फिलहाल कोहेजन कितना है सॉइल के अंदर में? 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बट दिस इज नॉट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द कोहेजन। इस सॉइल का मैक्सिमम कोहेजन तो कुछ और होगा, लेकिन अभी फिलहाल में जो कंडीशन मुझे क्वेश्चन में दे रखी है या जो कंडीशन अभी प्रिवेल कर रही है, उस कंडीशन के हिसाब से सॉइल के अंदर में अभी फिलहाल में जो कोहेजन है दैट इज 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अभी फिलहाल में जो कोहेजन है दैट इज 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आगे बात समझ में कि कोहेजन का मतलब क्या है, कैसे बात करेंगे मोबिलाइज्ड कोहेजन की। उसी प्रकार मोबिलाइज्ड फ्रिक्शन भी हो सकता है, उसी प्रकार मोबिलाइज्ड फ्रिक्शन भी हो सकता है। तो अगर CM लिखा मिल रहा है दैट मींस यू कैन इजीली नाउ अंडरस्टैंड कि दिस इज नॉट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ योर कोहेजन। जैसे यहां पर ये जो म्यू की अलग अलग वैल्यूज लिखी थी, दीज आर दी मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ म्यू। ये म्यू की मैक्सिमम वैल्यू है, ये म्यू की मैक्सिमम वैल्यू है, लेकिन ये और ये मोबिलाइज्ड वैल्यू है। दीज आर दी मोबिलाइज्ड वैल्यूज। 0.2, 0.3, इससे पहले 0.1 भी हो सकता रही हो, तो ये मोबिलाइज्ड वैल्यूज है एंड दीज आर दी मैक्सिमम वैल्यू। बॉडी मूव करना कब चालू करी, ये ब्लॉक मूव करना कब चालू करा? जब म्यू आपका मोबिलाइज था तब बॉडी मूव करना चालू नहीं करी। जब ये म्यू अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर आ गया तब ये बॉडी मूव करना चालू करी। देख लो, है ना। जब ये ब्लॉक मूव करना चालू किया, कब चालू किया? जब म्यू अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे आ गया। जब म्यू अपनी मैक्सिमम से कम की वैल्यू पे था तो ये बॉडी मूव नहीं कर रही थी। आगे बात समझ में क्लियर हो गई ये बातें? चलिए, अगर ये सारी बातें क्लियर हो गई तो एक बात और समझ लेते हैं इस लेक्चर में। ये एंगल ऑफ इंटरनल, ये फ्रिक्शन जो जिसको मैं फाई बोल रहा हूं, फ्रिक्शन फ्रिक्शन फ्रिक्शन, ये एक्चुअल में फ्रिक्शन नहीं, इस फाई को हम एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन कहते हैं। इस फाई को हम फ्रिक्शन नहीं, है फ्रिक्शन से ही रिलेटेड चीज, है फ्रिक्शन से ही रिलेटेड, लेकिन मैं इसको फ्रिक्शन नहीं, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन कहता हूं। फाई को क्या कहते हैं हम? फाई को कहते हैं एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन तो सुना है हमने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, 11th क्लास में भी सुना था एंगल ऑफ फ्रिक्शन। फिर ये एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन क्या है? तो पहले एंगल ऑफ फ्रिक्शन को जरा रिकॉल कर लेते हैं। हमने पढ़ा है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, हमने पढ़ा है, याद है कुछ? कुछ बातें वो आ जाती है एकदम से बीच में, पुरानी यादें बनके। पुरानी यादें पीछा कहाँ छोड़ती है? पुरानी यादें तो हमेशा रहती हैं साथ में। ये भी तो पुरानी यादें हैं, पुरानी यादें सिर्फ एक ही टाइप की थोड़ी होती है। तो पुरानी यादें तो आपको मिलेंगी यहां पर भी। ये एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन जैसी बातें आप कर चुके हो। कहां पर? 11th क्लास की फिजिक्स में, फर्स्ट ईयर के इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता क्या है जरा देखिएगा। एंगल ऑफ फ्रिक्शन की बात अगर मैं करूं आपके साथ, एक ये ब्लॉक था सपोज करिए, एक ये सरफेस है एंड दिस सरफेस इज, ये सरफेस आपका हॉरिजॉन्टल है, दिस सरफेस इज हॉरिजॉन्टल, और इस सरफेस के ऊपर में मैंने एक ब्लॉक रख रखा है, और इस ब्लॉक के ऊपर में अभी मैंने कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं किया है।
इस ब्लॉक के ऊपर में अभी मैंने किसी भी प्रकार का कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं किया है। द वेट ऑफ द ब्लॉक इज W एंड नो एक्सटर्नल फोर्स हैज बीन अप्लाइड ओवर दिस ब्लॉक। इस ब्लॉक के ऊपर में किसी प्रकार का कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई अगर मैंने नहीं किया है तो क्या ये ब्लॉक मूव करेगा? आप बोलोगे नहीं करेगा, इट विल नेवर मूव, क्योंकि इनर्शिया एक प्रॉपर्टी होती है। द बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अंटिल एंड अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। ये इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया होता था, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में भी पढ़े हैं आपने, फर्स्ट ईयर में भी। व्हाट इज न्यूटन्स लॉ? अ बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और कंटिन्यूज टू बी इन अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अंटिल एंड अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर बनी रहेगी, कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही है तो वो मूव करती रहेगी। कब तक? जब तक उसके ऊपर में कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। ये बात हम पढ़ चुके हैं। अब अगर ये बात हम पढ़ चुके हैं तो ये बॉडी तो कभी मूव नहीं कर सकती, क्योंकि इसके ऊपर में कभी भी कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा हुआ है। कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं इस ब्लॉक के ऊपर में, ठीक है ना। अब मेरे पास एक दूसरी बॉडी थी, वो दूसरी बॉडी इस इंक्लाइंड सरफेस पे थी। इस इंक्लाइंड सरफेस पे एक बॉडी मैंने रखी हुई थी, ठीक है। दिस वॉज द इंक्लाइंड सरफेस एट एन एंगल ऑफ थीटा लेटस से, और बॉडी मेरी ये रखी हुई थी। वही ब्लॉक है जो ऊपर था, वही ब्लॉक है यहां पर रखा हुआ है W वेट का। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, समझिए, ये बॉडी है वो, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस था, ये बॉडी, ये कैलकुलेटर जो आप देख रहे हो दिस इज दी बॉडी, और ये जो मेरा हाथ देख रहा हो दिस इज दी, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस। इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ये ब्लॉक रखा हुआ है। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये कभी मूव नहीं करेगा। मैंने हल्का सा इंक्लाइन किया, अभी भी मूव नहीं कर रहा। कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है, एक्सटर्नल फोर्स तो अभी भी नहीं लगा है। देखो ये हॉरिजॉन्टल ब्लॉक मूव नहीं किया, हल्का सा इंक्लाइन किया मैंने मेरे हाथ को, अभी भी ये मूव नहीं किया, और इंक्लाइन किया अभी भी मूव नहीं किया, और इंक्लाइन किया अभी भी मूव नहीं किया, और इंक्लाइन किया मूव कर गया। जिस एंगल पर ये बॉडी नीचे की तरफ स्लाइड करना चालू करती है, दैट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, tan थीटा। जिस एंगल पर ये बॉडी मूव करना चालू करती है नीचे की तरफ में, दैट इज एक्चुअली द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। मूव करना चालू करी मतलब इस ब्लॉक और इस सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन हो गया ना। जिस एंगल पर ये बॉडी नीचे की तरफ स्लाइड करी, तो उस एंगल पर मैं कह सकता हूं ना कि इस बॉडी और इस सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन हो गया। यही सॉइल में समझिए, सॉइल के दो पार्टिकल्स के बीच में एक एंगल होता है, और एक पर्टिकुलर वो एंगल की वैल्यू मुझे मिलती है जिस एंगल पर उन दो पार्टिकल्स के बीच में रिलेटिव मोशन हो जाता है। जैसे यहां पर एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है, वहां पर भी एंगल ऑफ फ्रिक्शन ही होता है वो फाई, लेकिन उसको मैं एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन इसलिए कहता हूं क्योंकि वो सॉइल के अंदर, एक ही सॉइल के अंदर के दो पार्टिकल के बीच की आपस की बात है। ये तो ब्लॉक अलग है, ये सरफेस अलग है, इसलिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन, सॉइल के अंदर के तो दो पार्टिकल एक ही हैं, उनके अंदर की बात है, घर के अंदर की बात है, इसलिए एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन है। वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन ही जो यहां पर मैंने आपको बताया है, तो वो भी एंगल ऑफ फ्रिक्शन ही, लेकिन उसको एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन क्यों कहते हैं? एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि वो सॉइल के अंदर की बात है। आगे बात समझ में क्लियर हो गई? ये बातें, ये सारी जो थियोरेटिकल बातें मैं बता रहा हूं, ये एग्जाम में हो सकता नहीं पूछे आपसे, नहीं पूछेगा कोई, थोड़ी ये पूछेगा कि एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन क्यों कहते हैं इसको। अरे लेकिन भाई आगे अभी हमको बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ने हैं, बहुत सारे कंसेप्ट समझने हैं, तो ये सब चीजें जब तक हमको नहीं पता होंगी, ये जो भी बातें मैं आपको बता रहा हूं ये सब नहीं पता होगा तो फिर कैसे चलेगा का। बात समझ पा रहे हो ना? इसीलिए ये सब थियोरेटिकल बातें भी थोड़ी बहुत हमको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये सब बातें हो गई। अब हम इस स्थिति में पहुंच चुके हैं अब कि हमको शियर स्ट्रेंथ का मतलब समझ में आ चुका है, शियर स्ट्रेंथ क्या होता है ये समझ में आ चुका है, शियर स्ट्रेंथ किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है ये समझ में आ चुका है,
कोहेजन क्या होता है ये समझ में आ चुका है, फ्रिक्शन क्या होता है ये समझ में आ चुका है, इंटरलॉकिंग क्या होती है ये समझ में आ चुका है। उसके बाद ये भी समझ में आ चुका है कि सैंड के अंदर में कोहेजन ज्यादा क्यों होता है, सैंड के अंदर में फ्रिक्शन ज्यादा क्यों होता है, कोहेजन कम क्यों होता है, क्ले के अंदर में कोहेजन क्यों ज्यादा होता है, फ्रिक्शन क्यों कम होता है, सब अच्छे से समझ चुके हैं हम। और जो सिल्ट का पार्टिकल होता है वो बेचारा बीच का हो जाता है, ना बहुत छोटा होता है ना बहुत बड़ा होता है, तो बीच का साइज होता है सिल्ट का, इसलिए उसके अंदर में कॉन्टैक्ट एरिया भी ठीक ठाक मिल जाता है, तो फ्रिक्शन आ जाता है, और पार्टिकल्स का सरफेस एरिया भी ठीक ठाक मिल जाता है, तो चार्जेस आ जाते हैं उसके अंदर में। तो इसलिए सिल्ट जो होती है वो बीच की सॉइल हो जाती है, ना ही वो प्योरली कोहेजन पे जा पाती है ना ही प्योरली फ्रिक्शन पे जा पाती है। तो ये बात तो क्लियर हुई आपको। अब जरा देखिए, फाइनली जाते जाते एक बात कर लेते हैं कि जो हमारी शेयर स्ट्रेंथ होती है, जिसको हम आगे अब फाइंड आउट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, शेयर स्ट्रेंथ को जनरली डिनोट किया जाता है टाउ एफ से, कुछ किताब में कैपिटल एस से भी डिनोट करते हैं, लेकिन मैं जनरली प्रेफर नहीं करूंगा कैपिटल एस से डिनोट करना। द रीजन इज कैपिटल एस से बहुत सारी चीजें हम ऑलरेडी डिनोट कर चुके हैं, कैपिटल एस से हमने डिग्री ऑफ सैचुरेशन डिनोट किया हुआ है, तो कंफ्यूजन हो जाता है कई बार, इसलिए मैं टाउ एफ से डिनोट करूंगा। खैर आपका मन है तो यू कैन डिनोट इट बाय कैपिटल एस ऑल्सो। कुछ बुक्स शेयर स्ट्रेंथ को कैपिटल एस से डिनोट करती हैं, कुछ बुक्स टाउ एफ से डिनोट करती हैं, तो दैट इज टोटली योर कंसर्न आप किससे डिनोट करना चाहें। तो टाउ एफ से हम डिनोट कर रहे हैं। तो एक बात हमको समझ में आ गई इतनी देर के डिस्कशन में कि जो शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल रहेगी दैट विल डिपेंड ऑन, हम ऐसा कह सकते हैं कि दैट इज अ फंक्शन ऑफ कोहेजन प्रेजेंट इन द सॉइल एज वेल एज एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। बोल सकते हैं ये बात कि जो शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल है दैट इज अ फंक्शन ऑफ कोहेजन एंड शेयर स्ट्रेंथ, कोहेजन एंड इंटरनल फ्रिक्शन। इसीलिए ये जो C और फाई आप देख रहे हैं, ये जो C और फाई आप देख रहे हो, C एंड फाई आर कंबाइंडली नोन एज shear स्ट्रेंथ पैरामीटर्स। क्या कहलाते हैं ये? shear स्ट्रेंथ पैरामीटर। अब बस ये बात समझिए कि अगर मुझे मेरी सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है, इफ आई नीड टू कैलकुलेट द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल, अगर मुझे मेरी सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है तो मुझे उस सॉइल का C और फाई पता होना चाहिए। देखिए आप, क्योंकि भाई मेरी सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ C और फाई पे डिपेंड कर रही है, तो इफ आई नीड टू कैलकुलेट द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल आई मस्ट हैव द वैल्यू ऑफ C एंड फाई, मेरे पास C और फाई की वैल्यू होनी चाहिए। तो C और फाई की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है ये समझना है हमको। 4 टेस्ट पढ़ेंगे हम लोग, डायरेक्ट शेयर टेस्ट, ट्राइएक्सियल टेस्ट, अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट और वेन शेयर टेस्ट। ये 4 टेस्ट होते हैं टू आइडेंटिफाई या टू एनालाइज द शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स ऑफ द सॉइल। C और फाई पता करने के लिए होते हैं आपके ये 4 टेस्ट। तो ये 4 टेस्ट क्या होते हैं इसको समझेंगे, प्लस इन 4 टेस्ट से पहले एक बेसिक सी थियरी है विच इज नोन एज द कूलम्स थियरी ऑफ शेयर स्ट्रेंथ। तो अगले लेक्चर में पहले तो हम शेयर स्ट्रेंथ की थियरी, कूलम्स थियरी समझेंगे, उसका कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखेंगे और उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे हमारे इन 4 टेस्ट की तरफ, डायरेक्ट शेयर टेस्ट, अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट, वेन शेयर टेस्ट और आपका ट्राइएक्सियल टेस्ट। इन चारों टेस्ट को डिटेल में देखने से पहले अगले लेक्चर में मिलेंगे तो बात करेंगे कूलम्स थियरी की। थैंक यू।